दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल MK क्लासेस में। कल हम लोगों ने NCERT क्लास 6 लेसन 3 का आधा पार्ट कवर किया हुआ था। यहाँ तक ये जो चित्र दिखाई दे रहा है, यहाँ तक हम लोगों ने कवर किया था भोजन के विषय में, जिसमें भोजन में पाए जाने वाले विटामिनों के बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया था। विटामिन ए के कुछ स्रोत, विटामिन B1 के कुछ स्रोत, विटामिन सी के कुछ स्रोत और विटामिन डी के कुछ स्रोत। जैसा कि आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, विटामिन ए, विटामिन B1, विटामिन सी और विटामिन डी, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। थोड़ा सा एक बार यहाँ से देख लेते हैं। विटामिन और खनिजों को सुरक्षात्मक पोषक तत्व भी कहा जाता है। ये पोषक तत्व हमारे शरीर को रोगों से बचाते हैं और हमें स्वस्थ रखते हैं। आपके माता पिता ने आपको नियमित रूप से दूध, हरे साग, फल और साबुत अनाज खाने की सलाह दी होगी। ये खाद्य पदार्थ विटामिन और खनिजों से भरपूर हैं। यद्यपि विटामिन और खनिजों की आवश्यकता अल्प मात्रा में ही होती है, लेकिन ये हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक है। आगे देखते हैं। कच्ची और पकी हुई साग भाजी में आप क्या अंतर देखते हैं? क्या आपने कभी देखा है कि पकाए जाने पर साग भाजी कभी-कभी अपना चटक रंग खो देती हैं या नरम और कम कुरकुरी हो जाती हैं? खाना पकाते समय उच्च ताप के कारण उनमें से विटामिन सी जैसे कुछ पोषक तत्व भी नष्ट हो जाते हैं। पीछे हमने पढ़ा था कि विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है और विटामिन सी की कमी से हमें समस्या आती है कि मसूड़ों से दर्द, मसूड़ों में सूजन होती है, मसूड़ों से रक्तस्राव होता है, मसूड़ों में दर्द होता है। तो इसकी पूर्ति के लिए हमको खट्टे फलों की आवश्यकता होती है, जैसे नींबू है, संतरा है, ऐसे फलों की आवश्यकता होती है। आगे देखते हैं। क्या हमारे आहार में कुछ फलों और कच्ची साग भाजी को सम्मिलित करना बुद्धिमानी नहीं होगी? बिल्कुल होगी। कटी हुई या छिली हुई साग भाजी और फलों को धोने से भी कुछ विटामिन नष्ट हो जाते हैं या हो सकते हैं। फिर भी उपभोग से पहले सभी फलों और साग सब्जी को अच्छे से धोया जाना आवश्यक है। ये लोग आपस में डिस्कशन कर रहे हैं। कुछ क्या डिस्कशन कर रहे हैं, आइए जानते हैं। इन्होंने कहा, क्या हमें सभी पोषक तत्व पौधों और जंतुओं से प्राप्त होते हैं? तो इन्होंने क्या कहा, नहीं, नमक जैसे पोषक तत्व समुद्र के पानी या चट्टानों से प्राप्त किए जा सकते हैं। फिर बताया इन्होंने, साथ ही सूरज की रोशनी के संपर्क में आने पर हमारे शरीर में प्राकृतिक रूप से विटामिन डी बनता है। ये दिखाई दिया है कि सूर्य की रोशनी से विटामिन डी बन रहा है। आगे देखते हैं। फल और साग आहारीय रेशे फाइबर से भरपूर होते हैं। आइए देखते हैं कि आहारीय रेशे हमारे लिए किस प्रकार लाभदायक हैं। आवश्यक पोषक तत्वों के अतिरिक्त हमारे शरीर को आहारीय रेशों और जल की आवश्यकता होती है। आहारीय रेशे, जिसे रुक्षांश भी कहा जाता है, हमारे शरीर को कोई पोषक तत्व प्रदान नहीं करते हैं, फिर भी यह हमारे आहार का एक आवश्यक घटक है। यह हमारे शरीर को अनपचे आहार से छुटकारा दिलाने में मदद करता है और मल के सुचारू निकास को सुनिश्चित करता है। हमारे आहार में रुक्षांश मुख्य रूप से पादप ऊतकों द्वारा प्रदान किया जाता है। हरे पत्तेदार साग, ताजे फल, साबुत अनाज, दालें और मेवे रुक्षांश के अच्छे स्रोत हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। रुक्षांश क्या होते हैं? तो रुक्षांश क्या होते हैं? रेशेदार फाइबर होते हैं। ये हमारे शरीर में पाचन में सहायता नहीं करते हैं, लेकिन भोजन को, जो अनपचा भोजन है, उसको शरीर से मल के रूप में बाहर निकालने में हमारी मदद करते हैं। रुक्षांश के अंतर्गत कुछ ऐसे उदाहरण हैं, जैसे पत्तेदार साग, ताजे फल, साबुत अनाज, दालें और मेवे रुक्षांश के अच्छे स्रोत होते हैं। क्योंकि जो हम भोजन करते हैं उनमें कुछ बचे भोजन भी होते हैं,
तो वो अगर हमारे शरीर में मौजूद रहेंगे तो हमारे लिए हानिकारक रहेंगे। इसीलिए रुक्षांश की हमें आवश्यकता होती है कि हमारे शरीर में जो अनपचा भोजन है वो मल के रूप में आसानी से बाहर निकाला जा सके। ठीक। प्रश्न पूछा जा रहा है, वे कौन से खाद्य स्रोत हैं जो हमारे शरीर को जल प्रदान करते हैं? उनमें से कुछ की एक सूची बनाइए। देखते हैं। जहाँ तक संभव हो स्थानीय स्तर पर उगाया हुआ तथा पौधों से मिलने वाला खाद्य पदार्थों का सेवन किया जाना चाहिए, क्योंकि यह न केवल हमारे शरीर को स्वस्थ रखता है बल्कि हमारे पर्यावरण और हमारे ग्रह पृथ्वी के लिए भी अच्छा है। जल भी हमारे भोजन का एक अनिवार्य अंश है। यह भोजन से पोषक तत्वों को अवशोषित करने में हम शरीर की सहायता करता है। यह पसीने और मूत्र के माध्यम से शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालता है। हमें स्वस्थ रहने के लिए नियमित रूप से पर्याप्त जल पीना चाहिए। जल बहुत ही आवश्यक पेय पदार्थ है हमारे शरीर के लिए, क्योंकि जल में ऑक्सीजन भी मौजूद होती है। जल हमारे शरीर को हाइड्रेट भी रखता है। जल पचे हुए भोजन से जो रस निकलता है, ठीक, उसके सर्कुलेशन में भी थोड़ी बहुत मदद करता है। ठीक, हमारे शरीर में जो अपशिष्ट पदार्थ मौजूद हैं वो पसीने के रूप में, मूत्र के रूप में बाहर निकालने में हमारी मदद करता है। ठीक, हमको हाइड्रेट रखता है, एनर्जेटिक रखता है। तो जल भी बहुत ही आवश्यक पोषक तत्व है। ठीक, एक वैज्ञानिक से आपका यहाँ परिचय कराया जा रहा है, कोलथुर गोपालन। ठीक है, इनका जन्म हुआ था 1918 में और मृत्यु हुई थी 2019। भारत में पोषण अनुसंधान की शुरुआत की इन्होंने कोलथुर गोपालन ने। उन्होंने 500 से अधिक भारतीय खाद्य पदार्थों का उनके पोषण मूल्यों के आधार पर विश्लेषण किया और भारतीय संदर्भ में एक उपयुक्त आहार की संस्तुति की। उन्होंने भारतीय आबादी की पोषण स्थिति पर किए गए सर्वेक्षण का नेतृत्व किया, जिसमें प्रोटीन, ऊर्जा और अन्य खाद्य घटकों में व्यापक स्तर पर कमियों की पहचान की गई। इसके परिणामस्वरूप 2002 में मध्याह्न भोजन योजना लागू की गई, जिसे प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना पीएम पोषण कहा जाता है। इस योजना का उद्देश्य भारत के सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में संतुलित आहार उपलब्ध कराना है। इस योजना ने देश भर में करोड़ों बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। एक्चुअल में मिड डे मील की शुरुआत 15 अगस्त 1995 में शुरू हुआ था। वो प्राथमिक स्तर पर था, लेकिन पुनः 15 अगस्त 2002 से प्राइमरी के साथ साथ जूनियर स्कूलों में भी मिड डे मील कार्यक्रम योजना की शुरुआत कर दी गई। आगे दिया है, भोजन के विभिन्न घटकों का परीक्षण कैसे करें। आइए जानें कि विभिन्न खाद्य पदार्थों में कौन से पोषक तत्व होते हैं। ये दिया है मंड, एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट मीन्स हमारे शरीर को कार्य करने के लिए ऊर्जा प्रदान करना। वसा और प्रोटीन जैसे कुछ पोषक तत्वों का पता सरल परीक्षणों से लगाया जा सकता है, यद्यपि कुछ अन्य का पता केवल प्रयोगशाला में ही लगाया जा सकता है। आइए जानें कि हम कुछ खाद्य पदार्थों में मंड यानी स्टार्च, वसा और प्रोटीन की उपस्थिति का पता कैसे लगा सकते हैं। तो मंड यानी स्टार्च के लिए परीक्षण क्रियाकलाप नीचे दिया गया है। कुछ मात्रा में खाद्य पदार्थ जैसे आलू का एक टुकड़ा, खीरा, रोटी या ब्रेड, उबले चावल, उबले चने, कुटी हुई मूंगफली, तेल, मक्खन और कूटा हुआ नारियल यानी नारियल का बुरादा लें। आप परीक्षण के लिए अन्य खाद्य पदार्थ भी ले सकते हैं। प्रत्येक पदार्थ के छोटे छोटे टुकड़े अलग अलग प्लेट में रखें। डीप ड्रॉपर की सहायता से
किसी एक खाद्य पदार्थ पर तनु आयोडीन विलयन की 2 से 3 बूंदें डालें। देखें कि क्या खाद्य पदार्थ के रंग में कोई परिवर्तन आया है, क्या यह नीला काला हो गया है। अपने अवलोकन को तालिका 3.3 में अंकित करें। नीला काला रंग मंड की उपस्थिति को दर्शाता है। ठीक। वसा के लिए परीक्षण। आपने जिन खाद्य पदार्थों का परीक्षण किया था उन्हीं की छोटी सी मात्रा लें। प्रत्येक खाद्य पदार्थ के एक छोटे भाग को कागज के अलग अलग टुकड़ों पर रखें। खाद्य पदार्थ पर कागज को लपेटें और उसे दबाएं। ध्यान रखें कि कागज फटे नहीं। यद्यपि पदार्थ में कुछ पानी है तो कागज को सूखने दें। वसा कागज पर किसी प्रकार का तैलीय धब्बा बन जाता है। आपके अनुसार इस तैलीय धब्बे के आने का कारण क्या है? यदि खाद्य पदार्थ में तेल या मक्खन उपस्थित है तो यह कागज पर एक तैलीय धब्बा छोड़ देगा। अब कागज को प्रकाश के सामने लाइए। क्या आपको इस धब्बे से होकर आने वाला प्रकाश धुंधला दिखाई देता है? कागज पर तैलीय धब्बा खाद्य पदार्थ में वसा की उपस्थिति दर्शाता है। इनमें से किन पदार्थों में वसा होती है? अपने अवलोकन को तालिका 3.3 में अंकित करें। आगे क्रियाकलाप 3.7 प्रोटीन के लिए परीक्षण। इस क्रियाकलाप को शिक्षक द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। पिछले क्रियाकलापों में परीक्षण किए गए खाद्य पदार्थों को लें। यदि खाद्य पदार्थ ठोस है तो खरल और मूसर का उपयोग करके उसका पेस्ट या चूर्ण बना लें। सावधानी, ये रसायन हानिकारक हैं और इनका उपयोग सावधानी से किया जाना आवश्यक है। इनमें से किसी भी रसायन को तब तक न छुएं जब तक ऐसा करने के लिए आपसे कहा न जाए। अगर आपके शरीर पर कोई रसायन गिर जाए तो उस स्थान को तुरंत पानी से धो लें। इनमें से कोई भी रसायन अपने मुंह में न डालें और न ही इसको सूंघने का प्रयास करें। आगे देखते हैं। प्रत्येक खाद्य पदार्थ का लगभग आधा चम्मच एक अलग साफ परखनली में डालें। प्रत्येक परखनली में 2 से 3 चम्मच पानी डालें और अच्छी तरह हिलाएं। ड्रॉपर का उपयोग करके प्रत्येक परखनली में कॉपर सल्फेट विलयन की 2 बूंदें डालें। अब एक और ड्रॉपर लें और प्रत्येक परखनली में कास्टिक सोडा विलयन की 10 बूंदें डालें। परखनलियों को अच्छी तरह हिलाएं और उसके बाद उन्हें कुछ मिनट तक ऐसे ही रहने दें। ये जैसा कि दिखाया जा रहा है, ये परीक्षण पूरी तरीके से एक टीचर की देखरेख में हो रहा है। आगे आपने क्या देखा? क्या कुछ परखनलियों के पदार्थ बैंगनी रंग के हो गए हैं? बैंगनी रंग खाद्य पदार्थों में प्रोटीन की उपस्थिति को दर्शाता है। अपने अवलोकन को तालिका 3.3 में लिखें। आप तालिका 3.3 से क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? कौन से खाद्य पदार्थ एक से अधिक पोषक तत्वों की उपस्थिति दर्शाते हैं? कौन से खाद्य प्रोटीन और वसा दोनों की उपस्थिति दर्शाते हैं? मूंगफली में प्रोटीन और वसा दोनों की उपस्थिति देखी जाती है। यह इंगित करता है कि हम जो आहार खाते हैं उसमें कई पोषक तत्व उपस्थित हो सकते हैं। क्या कोई ऐसा खाद्य पदार्थ है जिसमें इनमें से कोई भी पोषक तत्व नहीं होता हो? इनमें से किन खाद्य पदार्थों का आप प्रतिदिन सेवन करते हैं? ऐसे अन्य खाद्य पदार्थों का पता लगाने का प्रयास करें जो स्टार्च, वसा और प्रोटीन के अच्छे स्रोत हों। आगे देखते हैं। संतुलित आहार के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। क्या सभी व्यक्तियों की पोषण संबंधी आवश्यकताएं समान होती है? क्या आपको और आपके दादा दादी या नाना नानी को एक ही प्रकार के या समान मात्रा के पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है? आहार में पोषक तत्वों के प्रकार और मात्रा की आवश्यकता आयु, लिंग, शारीरिक गतिविधि, स्वास्थ्य स्थिति, जीवन शैली इत्यादि के अनुसार अलग अलग हो सकती है। क्रियाकलाप आइए पता करें। आपने क्रियाकलाप 3.1 में
एक सप्ताह में आपके द्वारा उपभोग किए गए खाद्य पदार्थों की एक तालिका तैयार की है। यह जांचें कि आपके आहार में वृद्धि और विकास के लिए अनिवार्य सभी पोषक और अन्य आवश्यक घटक सम्मिलित हैं या नहीं। यदि नहीं, तो जांचें कि कौन-कौन से पोषक तत्वों अथवा अन्य घटकों को इसमें सम्मिलित करने की आवश्यकता है। ऐसा आहार जिसमें शरीर की समुचित वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व, वृक्षांश और जल सही मात्रा में हो, उसे संतुलित आहार कहते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये इतना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्या? ऐसा आहार जिसमें शरीर की समुचित वृद्धि, यानी हमारे शरीर की वृद्धि होनी चाहिए। यानी हम पहले बचपन में थे, बचपन से थोड़ा बड़े हुए, फिर वयस्क हुए, फिर युवा हुए, ये वृद्धि है। विकास का मतलब होता है हमारे ब्रेन का विकास, हमारी बुद्धि का विकास, हमारी क्रिएटिविटी का विकास। वृद्धि को हम लोग देख सकते हैं, लेकिन विकास एक ऐसा टर्म है जिसको हम लोग सिर्फ महसूस कर सकते हैं। तो इन दोनों के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व, वृक्षांश और सही जल मात्रा होनी चाहिए, जो संतुलित आहार के अंतर्गत आती है। अपने आहार को संतुलित आहार बनाने के लिए आप उसमें क्या परिवर्तन करेंगे या आप बताएंगे। नीचे दिखाए गए आलू के चिप्स और भुने हुए चने के पैकेट पर जो पोषण संबंधी जानकारी लिखी है उसे पढ़ें। जैसे पोषण संबंधित जानकारी दी गई है, प्रति 100 ग्राम उसकी मात्रा है, ठीक। तो ऊर्जा मिलती है 536 किलो कैलोरी, वसा 35 ग्राम, कार्बोहाइड्रेट 53 ग्राम, प्रोटीन 7 ग्राम, आहारीय रेशे 4.8 ग्राम। पोषण संबंधित जानकारी भुने हुए चने, तो ऊर्जा प्राप्त होती है 100 ग्राम में 355 किलो कैलोरी, वसा मिलती है 6.26 ग्राम, कार्बोहाइड्रेट होता है 58.58 ग्राम, प्रोटीन होती है 18.64 ग्राम, आहारीय रेशे होते हैं 16.8 ग्राम। तो देखा जाए आलू के चिप्स की अपेक्षा भुने हुए चने में आहारीय रेशा यानी फाइबर ज़्यादा होता है, कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होता है, ठीक। आगे देखते हैं। आहार के पैकेट पर पोषण संबंधी जानकारी के आधार पर आप इनमें से कौन सा आहार चुनेंगे और क्यों, ये आप बताएंगे। कुछ खाद्य पदार्थों में उच्च शर्करा और वसा की मात्रा के कारण अधिक कैलोरी होती है, साथ ही उनमें बहुत कम मात्रा में प्रोटीन, खनिज, विटामिन और आहारीय रेशे होते हैं। इन खाद्य पदार्थों को अस्वास्थ्यप्रद खाद्य यानी जंक फूड कहा जाता है। इन खाद्य पदार्थों में आलू के चिप्स, टॉफ़ी और कार्बोनेटेड पेय पदार्थ शामिल हैं। इन खाद्य पदार्थों का अधिक सेवन करना हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। इनके अधिक सेवन से व्यक्ति में मोटापा हो सकता है। ऐसा व्यक्ति अन्य संबंधित बीमारी से या रोगों से भी पीड़ित हो सकता है। आपको डॉक्टर पोशिता का कथन हमेशा याद रखना चाहिए कि स्वास्थ्य ही परम धन है। हमें स्वस्थ रहने के लिए अपने शरीर का ध्यान रखना चाहिए। स्वस्थ शरीर के लिए संतुलित आहार लेना और जंक फूड से परहेज करना आवश्यक है। खुशहाल व सुखी जीवन जीने के लिए अच्छा स्वास्थ्य अनिवार्य है। क्रियाकलाप 3.9 में जिन दो खाद्य पदार्थों का अध्ययन किया है, उनमें से किसको जंक फूड के रूप में नामांकित किया जा सकता है, आप इसको बताएंगे। FSSAI, ये एक मोनोग्राम दिया गया है कि पैकेट बंद खाद्य पदार्थों के पैकेट पर पोषक तत्वों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। जानकारी में प्रत्येक पोषक तत्व की मात्रा सूचीबद्ध होनी चाहिए। कभी कभी प्रबलीकरण फर्टिफिकेशन के दौरान आहार की पोषण गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए उसमें अधिक पोषक तत्व मिलाए जाते हैं। आयोडीन युक्त नमक और शिशु आहार फोर्टिफाइड खाद्य पदार्थों के उदाहरण हैं। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI यानी भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण
एक सरकारी एजेंसी है जो भारत में खाद्य गुणवत्ता को नियंत्रित करती है। आगे, मिलेट यानी मोटा अनाज, पोषक अनाज, इसके बारे में देखते हैं। संभवतः आपने ज्वार, बाजरा, रागी और सांवा जैसे अनाजों के बारे में सुना होगा। ये भारत की देशज फसलें हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपसे प्रश्न पूछ लिया जा सकता है कि भारत की देशज फसलों के नाम बताइए। तो हम भी इसको डिस्कशन करते हैं कि भारत की देशज फसलों के नाम है ज्वार, बाजरा, रागी और सांवा। ये सभी क्या है? भारत की देशज फसलें हैं। इन्हें अलग अलग जलवायु परिस्थिति में सहजता से उगाया जा सकता है। इन अत्यधिक पौष्टिक अनाजों को कदन्न यानी मिलेट भी कहा जाता है। क्या आपने कभी कदन्न से बने खाद्य पदार्थ खाए हैं? जरूर खाया होगा। पुराने समय में लोग इसको खाते ही थे। और जो पुराने समय के बाद जो नए लोग आए हैं, कुछ पुराने लोगों से जिन्होंने सीखा होगा वो अपने घर में बनाते होंगे, बच्चे लोग खाते भी होंगे। ठीक, आगे। कदन्न छोटे आकार के अनाज होते हैं और सदियों से भारतीय आहार का अभिन्न अंग रहे हैं। ये अपने अनगिनत स्वास्थ्य लाभों के कारण फिर से लोकप्रिय हो रहे हैं। ये विटामिन, आयरन और कैल्शियम जैसे खनिजों और आहारीय रेशों के अच्छे स्रोत हैं। यही कारण है कि इन्हें पोषक अनाज भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पोषक अनाज भी कहा जाता है, क्योंकि ये जो मोटे अनाज होते हैं इनमें कैल्शियम की मात्रा, फास्फोरस की मात्रा, पोटेशियम की मात्रा, ये सारी चीज़ें, विटामिन की मात्रा, आयरन की मात्रा, कैल्शियम की मात्रा, ये सारी चीज़ें उसमें उपस्थित होती है और लाभकारी भी होता है। यही कारण है कि इन्हें पोषक अनाज भी कहा जाता है। ये हमारे शरीर के सामान्य कामकाज के लिए आवश्यक संतुलित आहार में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। खाद्य मील यानी फूड माइल खेत से हमारी थाली तक, यानी कि इसमें प्रोसेस दिया गया है कि भोजन हमारी थाली तक कैसे पहुंचता है, प्रोसेस क्या है। ये एक चार्ट बना हुआ है। इस चार्ट के थ्रू इसमें बताया गया है कि खेत से हमारे थाली तक भोजन कैसे आता है। ठीक, सबसे पहले ये दिया गया है किसान द्वारा गेहूं उगाना, अर्थात सबसे पहले खेत की जुताई होती है, उसके बाद उसमें हल्की सी सिंचाई की जाती है, उसके बाद उसमें गेहूं के बीज बोए जाते हैं। ठीक, गेहूं के बीज बोया जाता है और बोने के बाद धीरे धीरे वो अंकुरित हो करके धीरे धीरे वो एक गेहूं का पौधा तैयार हो जाता है। तैयार होने के बाद वह पक जाता है। ठीक, अच्छा, एक बात और, गेहूं की फसल बोने के लिए ठंड की आवश्यकता होती है। जितना पाला पड़ेगा, जितनी अधिक ठंड पड़ेगी, गेहूं उतना ही अच्छा ग्रो होगा, उसमें दाने अच्छे ही आएंगे। ठीक, फिर धीरे धीरे जब समय आता है, बोने का समय लगभग नवंबर के आसपास, और कटाई का समय जब हमारी होली आती है तब, यानी मार्च के आसपास उसको काटा जाता है। तो वो जब पक जाता है तो अनाज की मड़ाई और ओसाई की जाती है। ये चित्र दिया गया है। ठीक, मड़ाई और ओसाई के बाद अनाज का भंडारण कर दिया जाता है बोरी में, और उसके बाद लोग उसे अपने स्टोरेज वाले स्थान पर ले जाकर रख देते हैं। उसके बाद जब आवश्यकता होती है उसको खाने की, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको ले जाते हैं और चक्की में उसको पिसवाते हैं। किसको? गेहूं को। गेहूं को पिसवाया जाता है, और पिसवाने के बाद कुछ लोग डायरेक्टली अपने घर में लाते हैं, लेकिन कुछ व्यवसायिक ऐसे क्षेत्र हैं जो अत्यधिक मात्रा में इस प्रकार से गेहूं का भंडारण करते हैं और उसको मिलों में पिसा करके उसको पैकिंग करवाते हैं। पैकिंग करवाने के बाद खुदरा दुकान पर ले जा कर के बेचते हैं, और उसके बाद हम लोग उसको खरीद करके अपने घर में लाते हैं और पका करके उसको खाते हैं। तो इस प्रकार से गेहूं के बोने से लेकर के हमारे थाली तक का सफ़र होता है। आइए इसी के बारे में चर्चा करते हैं विस्तार से। ये दिया गया है, गेहूं या किसी अन्य खाद्य पदार्थों के थैले द्वारा उत्पादक से उपभोक्ता तक तय की गई
कुल दूरी को उसका खाद्य मील यानी फूड माइल कहा जाता है। यानी गेहूं बोने से लेकर के हमारी थाली तक आने को फूड मील कहा जाता है। खाद्य मील को कम करना महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे परिवहन के दौरान लागत और प्रदूषण को कम करने में सहायता मिलती है। इससे स्थानीय किसानों के व्यवसायों को सहायता मिलती है और हमारे भोजन को अधिक ताज़ा और स्वस्थ रखता है। ठीक, आगे देखते हैं। बहुत से लोग भोजन को अपनी थाली में बिना खाए छोड़कर उसे बर्बाद करते हैं। यह याद रखना चाहिए कि हमारे किसान और समुदाय के अन्य सदस्य खेत से हमारी थाली तक भोजन पहुंचाने में कितना समय लगाते हैं और कितना श्रम करते हैं। हमें उतना ही भोजन अपनी थाली में लेना चाहिए जितना हम खा सकें। इससे भोजन की बर्बादी कम होगी और भोजन को खेत से थाली तक पहुंचाने में सम्मिलित विभिन्न प्रक्रियाओं की सीमा टाइमलाइन का पता लगने का प्रयास करें। एक प्रश्न है, स्थानीय भोजन पकाने से किस प्रकार खाद्य मील को कम किया जा सकता है? ठीक, ये एक कोटेशन दिया है, स्वस्थ खाएं, मिल बांटकर खाएं और खाने का सम्मान करें, स्थानीय उत्पादों का समर्थन करें। ठीक, आगे देखते हैं कुछ प्रमुख शब्द। अब हमारा चैप्टर समाप्त हो जाता है। बहुत ही शॉर्ट में इसके बारे में हम लोग जानकारी एकत्रित करेंगे या प्राप्त करेंगे, क्योंकि इसके पहले हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा है। क्योंकि प्रमुख शब्द ये हैं कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं? तो कार्बोहाइड्रेट कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं जो हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। पाक पद्धतियाँ क्या होती हैं? यानी पुराने समय में हम लोग मिट्टी के चूल्हे को बना करके उसमें गोबर के उपले और लकड़ी के माध्यम से भोजन को पकाते थे, लेकिन वर्तमान समय में उसके स्थान गैस और सिलेंडर ने ले लिया है। गैस सिलेंडर में बनता है खाना। अभावजन्य वे रोग होते हैं जो हमारे शरीर में किसी विटामिन या खनिज पदार्थों की कमी से होता है। वसा क्या होता है? वसा हमारे शरीर के आंतरिक भाग में पाया जाता है, जो चिकना तैलीय रूप में पदार्थ के रूप में होता है। आहार के घटक के अंतर्गत जो हम भोजन करते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, कुछ मिनरल्स भी होते हैं, उसको आहार के घटक कहते हैं। खाद्य मील का मतलब होता है कि बीज को बोने से लेकर के फसल तैयार होने तक और फसल तैयार होने से लेकर के हमारी थाली तक जो भोजन आता है उसी को खाद्य मील कहा जाता है। आयोडीन युक्त नमक की बात करते हैं। आयोडीन युक्त नमक एक ऐसा नमक होता है जो हमारे गले में घेंघा रोग होने से बचाता है। इसकी कमी से घेंघा नामक रोग हो जाता है। घेंघा नामक रोग का लक्षण क्या है? हमारे गर्दन के नीचे गले वाले हिस्से में आगे की ओर सूजन आ जाती है, और जब हम लोग आयोडीन युक्त नमक का इस्तेमाल करते हैं तो ऐसा नहीं होता है। मिलेट यानी मोटा अनाज हमारे भारत देश में ज्वार, बाजरा, रागी ये सभी होते हैं। इसको भारतीय खाद्य व्यंजन भी कहते हैं। ठीक है, इसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। खनिज क्या होते हैं? हमारे शरीर के लिए अत्यधिक आवश्यक पोषक पदार्थ होते हैं। पोषक तत्व क्या होते हैं? यही खनिज से रिलेटेड है। प्रोटीन क्या होते हैं? प्रोटीन शरीर वर्धक होते हैं। रिकेट्स एक रोग होता है जो हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी के कारण होता है। आहारीय रेशे क्या होते हैं? तो रुक्षांश आहारीय रेशे होते हैं जो हमारे शरीर में उपस्थित अपचित भोजन को मल के रूप में बाहर निकालने में हमारी सहायता करते हैं। स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी के कारण होता है। स्कर्वी रोग में हमारे मसूड़ों से ब्लड निकलता है, मसूड़ों में सूजन आता है, मसूड़ों में दर्द शुरू होता है। विटामिन ए से लेकर के विटामिन B1, विटामिन सी, विटामिन डी, इन सभी के बारे में हम लोग पिछले क्लास में चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। सारांश पढ़ लेते हैं एक बार।
संपूर्ण भारत में लोग विविध प्रकार का आहार लेते हैं जिसमें विभिन्न खाद्य घटक उपस्थित होते हैं। अगला, किसी क्षेत्र में की जाने वाली खाद्य फसलों की खेती भिन्न भिन्न प्रकार के आहार की उपलब्धता, स्वाद प्राथमिकताओं, संस्कृति और परंपराओं आदि के अनुसार खान पान की आदतें भिन्न हो सकती हैं। आगे, समय के साथ पाक पद्धतियां परिवर्तित हो गई हैं। खाना पकाने के पारंपरिक और आधुनिक तरीकों में बहुत अंतर है। आगे, आहार हमें ऊर्जा प्रदान करता है और हमारे शरीर की वृद्धि और विकास में सहायक है। यह हमें स्वस्थ रहने में मदद करता है और रोगों से बचाता है। हमारे आहार में प्रमुख पोषक तत्व कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन और खनिज हैं। इसके अतिरिक्त आहारीय रेशे और जल भी भोजन के आवश्यक घटक हैं। कार्बोहाइड्रेट और वसा प्राथमिक ऊर्जा स्रोत हैं, जबकि प्रोटीन शरीरवर्धक पोषक तत्व हैं। विटामिन और खनिज हमारे शरीर को मजबूत बनाते हैं, हमें संक्रमण से बचाते हैं और स्वस्थ रखते हैं। संतुलित आहार उचित मात्रा में सभी अनिवार्य पोषक तत्व प्रदान करता है तथा इसमें पर्याप्त मात्रा में आहारीय रेशे और जल उपलब्ध होता है। लंबे समय तक हमारे आहार में एक या अधिक पोषक की कमी से रोग या विकार हो सकते हैं। जंक फूड अनावश्यकता होते हैं क्योंकि उनमें शर्करा और वसा की मात्रा अधिक होती है, परंतु प्रोटीन, खनिज, विटामिन और आहारीय रेशे कम होते हैं। मिलेट को मोटा अनाज यानी पोषक तत्व भी कहते हैं क्योंकि यह हमारे शरीर को सामान्य कार्य करने के लिए आवश्यक मात्रा में पोषक तत्व प्रदान करते हैं। इनकी खेती विभिन्न जलवायु परिस्थितियों में आसानी से की जा सकती है। आगे, स्थानीय स्तर पर उगाया हुआ तथा पौधों में से मिलने वाले खाद्य पदार्थों का सेवन न केवल हमारे शरीर को स्वस्थ रखता है बल्कि हमारे पर्यावरण को, हमारे ग्रह पृथ्वी के लिए भी अच्छा है। आगे, किसी खाद्य पदार्थ द्वारा उसके उत्पादन के स्थान से उपभोक्ता तक की गई कुल दूरी को उसका खाद्य मील कहते हैं। आगे देखते हैं, हमें कभी भी भोजन बर्बाद नहीं करना चाहिए। हमें भोजन उतना ही लेना चाहिए जितना हम खा सकें। ठीक, यहाँ पर हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट क्लास यानी लेसन 4 को कवर करेंगे। ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल EMK क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करें। इसी प्रकार ऑथेंटिक और विस्तार पूर्वक जानकारी के लिए हमारे वीडियो को देखते रहें। धन्यवाद।